हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, ये टॉपिक्स आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास नंबर 30 से कम है और 170 से अधिक है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और बाइंडिंग एनर्जी कम होने का सीधा सा मतलब है आपकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, मतलब वो लो बाइंडिंग एनर्जी स्टेट से कहाँ जाना चाहेगा, हाई बाइंडिंग एनर्जी स्टेट पर। ठीक है, जैसे कि कल आपने देखा था कि फ्री स्टेट में न्यूक्लियस के जो पार्टिकल हैं उनके पास बाइंडिंग एनर्जी कम है, और जैसे वो जुड़कर न्यूक्लियस को बनाते हैं तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। और उस प्रोसेस के दौरान आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी को रिलीज़। तो हमेशा लो बाइंडिंग एनर्जी से आपको अगर हायर बाइंडिंग एनर्जी स्टेट में जाना है तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट 170 से अधिक एटॉमिक मास नंबर वाले हैं वो क्या करेंगे, वो टूटकर एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, और 30 से कम वाले जुड़कर क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज़। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, और इसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। क्लियर है बात आपको। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कन्वेंशनल सोर्स जिस तरीके से आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो उससे बहुत अधिक एनर्जी देता है। मतलब मान लो आप 1 किलो कोयले को बर्न करो और 1 किलो जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको बर्न करो, तो आपको जो एनर्जी का डिफरेंस मिलेगा वो 1 मिलियन टाइम्स अधिक मिलेगा। ठीक है, समझ आई बात आपको। न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस 10⁻7 टाइम्स मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू दी केमिकल एनर्जी सोर्स। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, उसके कंपेयर में मैं आपको बता रहा हूँ। सेम मास के लिए आपको इतने गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है, 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन को देखते हैं बेटा। ये आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप यूरेनियम 235 को एक न्यूट्रॉन के साथ बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो आपको बेरियम और क्रिप्टॉन मिलता है, और साथ के साथ 3 एक्सेस न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये न्यूट्रॉन्स फिर से जाकर और यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस के साथ बॉम्बार्ड करेंगे और चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है बात आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे इधर की तरफ जो आपका Z होगा, देखो Z कितना है, 92 है। रिएक्टेंट साइड Z कितना है, 92। इनका जोड़ मारना, ये भी कितना आएगा, 92 आएगा। A का जोड़ मारो ऊपर है 236, इधर भी अगर जोड़ मारोगे तो 236 आएगा। देखो ये 3 काउंट करना न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखने को अगर आप देखें रिएक्शन में Z दोनों तरफ सेम है, A दोनों तरफ सेम है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्टेंट साइड का मास थोड़ा सा अधिक होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट साइड, और वो मास आपका अकॉर्डिंग टू दी आइंस्टीन इक्वेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात आपको। और ये जो एनर्जी होती है उसका ऑर्डर कितना होता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, देखो बेटा अब एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि हमेशा ये ही प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, कोई और प्रोडक्ट भी मिल सकता है, लेकिन इसकी यील्ड परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। मतलब ये प्रोडक्ट मिलने की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। क्लियर है बात। अब जो ये एनर्जी है वो कैसे दिखती है, स्टार्टिंग में तो इनकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखती है। क्लियर है बात आपको। फिर ये सराउंडिंग के मैटर से टकराते हैं और वो एनर्जी को लूज़ कर किस में तब्दील कर देते हैं, उसको हीट एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। और वो अब हीट एनर्जी आप यूज़ करते हो कैसे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। वो आपका एक अलग टॉपिक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, वहाँ पर आपको समझ में आएगा, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। सिंपल सी आइडिया मैं दे देता हूँ। जो ये हीट एनर्जी आई उससे आप पानी को गर्म करो, पानी स्टीम में बदलेगा, और स्टीम को जब आप टरबाइन पे टकराओगे, ठीक है, तो टरबाइन पे देखो क्या होता है, टरबाइन और कुछ नहीं होता बेटा, कुछ इस तरीके की एक शाफ्ट है और उसके ऊपर इस तरीके से चमचे टाइप स्ट्रक्चर लगे होते हैं। ठीक है, और जब स्टीम उसके ऊपर पड़ेगी तो उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स, और अल्टीमेटली ये जो शाफ्ट है ना घूमने लग जाएगी। क्लियर है, मतलब आपने क्या किया, हीट एनर्जी को पहले आपने हीट एनर्जी से आपने पानी को स्टीम में बदला, और स्टीम से उस टरबाइन को आपने घुमा दिया, और वो घूमता हुआ टरबाइन की शाफ्ट आपने किसके साथ जोड़ देनी है, आपके जनरेटर के साथ, और आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देंगे। चलिए उस चीज़ को अभी नहीं देखते हैं। सिंपल सी बात ये है कि ये प्रोडक्ट मिलेंगे और इतनी एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी, और फिर ये एलिमेंट्स आपके सराउंडिंग से टकराएंगे और उस काइनेटिक एनर्जी को किस में बदल देंगे, हीट एनर्जी में, और वो हीट एनर्जी हमें यूज़ करनी होती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, उसको देखो। मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 240 है। ठीक है, और उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया मैंने 120 एटॉमिक मास नंबर के एलिमेंट में। ठीक है कि नहीं बात आपको। इसमें तो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट ही होता है फिजन में।
तो देखो 240 क्या है, ए है, मतलब किसी भी एक एलिमेंट के जो 240 है ए, इसका क्या मतलब है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 240 होने वाले हैं, हाँ के ना। तो जो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, उनको हम न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो 240 इसके अंदर पार्टिकल थे, हर एक पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बात आपको। तो अब ये 120 में डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। अब 120 वाले की बाइंडिंग एनर्जी देखिए आप पर न्यूक्लियाई की कितनी है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी है। देख लो यहाँ पर 240 जो कि न्यूक्लियाई थे, हर एक की कितनी थी, 7.6, और यहाँ पर कितनी है, 8.5। तो बाइंडिंग एनर्जी में गेन कितना हुआ पर न्यूक्लियाई, 0.9। तो टोटल गेन कितना हुआ, ये एक न्यूक्लियाई पर हुआ, टोटल न्यूक्लियाई कितने हैं, 240। तो 240 से गुना करो तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी में क्या हुआ, गेन हुआ है, स्टेबिलिटी बढ़ी है। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी फ्यूजन की। और इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है बेटा, एटॉमिक बम है, ठीक है। जो एटॉमिक बम होता है उसमें चेन रिएक्शन होती है और वो आपका फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है बेटा। इस टॉपिक के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एनसीईआरटी से पढ़ें इसको, ठीक है। एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है और टू द पॉइंट लिखा हुआ है। तो वहाँ से ही मैंने ये नोट्स आपको दिए हैं, बनाए हैं, आप भी वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा बेटा क्या, फ्यूज़न, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्यूज़न को। तो चलिए बेटा अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न को, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूज़न में होता क्या है कि दो लाइट एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। देखो इस इक्वेशन को देखो, ये मेरे पास दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ऐड होकर न्यूट्रॉन्स बना रहा है। इनको मैंने प्रोटॉन्स कैसे बोला, देखिए ज़रा ध्यान से, 1H1। इस पे अगर मैं चार्ज की बात करूं, ठीक है, अगर आप कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इसके पास 1 है, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट बिना न्यूट्रॉन के तो हो नहीं सकता, तो अल्टीमेटली ये क्या है, प्रोटॉन ही है। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। तो प्रोटॉन को कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन आपस में जुड़े और आपको न्यूट्रॉन दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन के दोनों तरफ आपके Z और A बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। तो Z यहाँ पर देखो कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। तो अल्टीमेटली ये और कुछ नहीं है, +1 0। क्लियर है बात आपको। इलेक्ट्रॉन का जस्ट एंटी पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको बेटा। क्लियर है बात। अब देखो इसके ऊपर क्या है, कोई मास नहीं है, परंतु क्या है, चार्ज है, और वो चार्ज कैसा है, +1 है, ठीक है। तो देखो आपका Z भी बैलेंस हो गया और A भी बैलेंस हो गया, और एक पार्टिकल और निकलता है जिसको बोलते हैं आप पॉजिट्रॉन, ठीक है बेटा। ये सभी चीज़ें पहले आपके सिलेबस में थी, लेकिन अभी इस बार आपके सिलेबस से रिडक्ट कर दी गई है। तो अच्छा रहेगा ज़्यादा डिटेल जाने से अच्छा आपको एक इक्वेशन को याद करना। इसे बोलते हैं क्या है, पॉजिट्रॉन, और इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्लियर है बात आपको। और बाकी अगर आपको फिर भी समझना है तो जब आप आएंगे यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। और साथ में साथ एनर्जी को रिलीज़ करता है। क्लियर है बात आपको। देख सकते हो आप, दो लाइट एलिमेंट एक हैवी एलिमेंट में बदल गए और साथ ही साथ एनर्जी को रिलीज़ किया। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम है कि इन दोनों पार्टिकल को क्लोज लेके आना। फ्यूजन में मतलब ये जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं, इनको क्लोज लेके आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है कि नहीं बात आपको। और इसकी रेडियस का कुछ साइज होगा और इसकी रेडियस का कुछ साइज होगा। देखो ये प्रोटॉन पहले वाला, ये दूसरे वाला, और इनको आपको इकट्ठा करना है, एक साथ लेके आना है। तो रेडियस का भी बैरियर होगा, जितनी ज़्यादा बड़ी रेडियस होगी जिसकी, उतना ही बैरियर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं बैरियर को कंसिडर करूं तो इस रिएक्शन के लिए आपको इतनी एनर्जी लगने वाली है, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगने वाली है। और इसके क्रॉसपोंडिंग अगर आप टेम्परेचर देखें तो अगर आप इस रिएक्शन को इतना टेम्परेचर दें तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, 3 × 10⁹ केल्विन। क्लियर है बात आपको। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। जिस रिएक्शन में आप टेम्परेचर देखकर उसको क्या करवाते हो, फिजिबल करवाते हो, उसको प्रोसीड कराते हो, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है नहीं बात। अगर आप सन को ध्यान से देखिए, सन का टेम्परेचर है इतना, ठीक है, इतना टेम्परेचर है, और इस रिएक्शन के होने के लिए कम से कम इतना टेम्परेचर चाहिए। तो मतलब सन का जो टेम्परेचर है वो इस टेम्परेचर से कम है, और आपको पता है कि सन में भी हो क्या रहा है, लगातार फ्यूजन हो रहा है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि सन में फ्यूजन लगातार कैसे पॉसिबल है, जबकि उसके पास रिक्वायर्ड टेम्परेचर काफ़ी कम है, अच्छा खासा कम है,
ठीक है। अब पहले आप इस सन के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसको देखो। 4 प्रोटॉन आपके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर आपको ये रिएक्शन देते हैं। देखो इस तरफ रिएक्टेंट साइड Z देखो कितना है, ये 4 रहा, क्योंकि 4 प्रोटॉन है ना तो ये 4 हो गया, और ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये -4, तो अल्टीमेटली Z कितना इधर की तरफ 0, और आपका A कितना है 4 है, इधर की तरफ Z 0 है और A कितना है 4 है, ठीक है कि नहीं बात आपको। अब प्रोडक्ट साइड की तरफ आओ, A तो 4 आपको साफ साफ दिख रहा है, Z देखो ये 2 रहे और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब यही तो होता है, क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो इधर भी देखो आपका Z कितना हो गया 0 हो गया, लेकिन आपको इसको ऐसे ही लिखना है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है कि नहीं बात आपको। इसको ऐसे ही लिख सकते हो आप -1 और 0, ठीक है। और इसके साथ 2 पार्टिकल आपको मिलते हैं, एक को तो ये तो क्या है आपका एंटी न्यूट्रिनो और ये है गामा पार्टिकल, और साथ के साथ इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो आप। किस हमारा क्वेश्चन ये था कि सन में रिएक्शन पॉसिबल कैसे है, फ्यूजन रिएक्शन कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास तो टेम्परेचर कम है। अब देखो हाइड्रोजन कह लो इसको या फिर प्रोटॉन कह लो, प्रोटॉन ने ये प्रोडक्ट दे दिया और एनर्जी को रिलीज कर दिया, तो अल्टीमेटली जो कोर में हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स हैं वो अब ठंडे होने लग जाएंगे सन के कोर में जो है, ठीक है। परंतु यहाँ पर एनर्जी मिली है किस पार्टिकल को, हीलियम पार्टिकल को। अब ये भागदौड़ मचाएगा, क्लियर है बात आपको, है ना। ये एनर्जी जो मिली है वो इनको इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी के रूप में मिली होगी, तो अब ये भागदौड़ मचाएगा और ये टेम्परेचर को राइज करेगा कोलिजन कर करके, ठीक है कि नहीं बात आपको, सच डैट इसका टेम्परेचर कितना हो जाए, इतना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल होती है। एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, क्या बोला मैंने कि ये तो ठंडा होने लग जाएगा हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि ये तो इसमें बदल गया और इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया है, तो ये तो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा और ये ठंडा होने लग जाएगा। लेकिन अब भागदौड़ कौन मचाएगा, हीलियम मचाएगा, क्योंकि उसके पास ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगी, ठीक है। और ये दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा और उस काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील करेगा, सच डैट टेम्परेचर सन का कितना हो जाए, इतना हो जाए। और अगर इससे फर्दर भी हो गया तो क्या होगा, अब हीलियम जुड़कर क्या दे देंगे, कार्बन एटम दे देंगे, ठीक है। 3 हीलियम जुड़ने पड़ेंगे उस केस में, ठीक है नहीं बात आपको। तो इस तरीके से सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। और अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप NCERT को फॉलो करें, उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। फ्यूज़न में NCERT में थोड़ा सा ज़्यादा भी दे रखा है, तो जो मेन इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब नंबर 2 बात, कल के लिए आप करेंगे रिवीजन और परसों होगा आपका MCQ टेस्ट, ठीक है, इस चैप्टर का। तो प्रिपेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।